everyone, welcome to Drishti CUET. I welcome you all here and I hope आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी बूस्ट अप करते हैं विद दिस सीरीज CBSE प्लस CUET UG, जहां पे आप प्रैक्टिस करते हैं अपने चैप्टर वाइज सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर योर एग्जाम इज CBSE बोर्ड एग्जाम और योर एग्जाम इज CUET UG विद बायोलॉजी डोमेन। सो स्टार्ट करने से पहले सभी फटाफट से सेशन को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सो वो भी हमारे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बिकॉज इससे क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। आपको इसमें दो टॉपिक पढ़ के जाना है, एक एप्लीकेशन और एक इनके प्रिंसिपल को। दोनों ही टॉपिक के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेडी एवरीवन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस सेशन। Here you go with the first question. What is the role of restriction endonucleases in biotechnology? So जो पहला क्वेश्चन आ गया है वो आपके लिए अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का क्या रोल होता है बायोटेक्नोलॉजी में। देखो न्यूक्लिएज है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, दैट मीन्स कि हमने किसी एंजाइम की बात की है, ठीक है। जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डिस्कवर हुआ था ना, दैट इज योर HindII, ठीक है। HindII वो आपका पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है जिसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद तो आज के टाइम पे बहुत सारे एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं। काम क्या होता है इनका? इनका काम होता है कटिंग DNA एट स्पेसिफिक साइट। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज वो एंजाइम होते हैं जो आपके DNA को अंदर से, जो DNA के सीक्वेंसेस होते हैं ना, उनको अंदर से कट करते हैं। जैसे हमारे DNA, सपोज ये आपकी DNA की स्ट्रैंड है, तो ये आउटर से है, आउटर सीक्वेंस यहाँ पे आएगी और ये जो अंदर सारी सीक्वेंस है इसको हम इंटरनल कह सकते हैं। तो अगर अंदर से सीक्वेंस को कट किया जाता है दैट इज कॉल्ड एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इनको अंदर से करते हैं और बाहर से कट करने के लिए आ जाएंगे रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज। बेसिकली इनको आप लोग इन जनरल मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। EcoRI भी आपका वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है। जिस तरीके से देखो आप ये कट कर रहा है आपके DNA के बेसिस को, 6 सीक्वेंसेस को, और आपके 2 अलग अलग सीक्वेंस मिल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। Next question, which of the following is the correct sequence of steps in recombinant DNA technology? RDT, again a very important technology, RDT। आपको बताना है recombinant DNA technology का क्या स्टेप है, राइट? आइसोलेशन, कटिंग, लाइगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोलेशन, लाइगेशन, कटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, कटिंग, आइसोलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये 4 टर्म्स हैं, आपको इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि इस प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले तो देखो आप क्या करोगे, आइसोलेट करोगे। आइसोलेट का मतलब क्या हुआ कि आप अपना स्पेसिफिक डिजायर्ड जीन बाहर निकालोगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जहां पे हम एक ऑर्गेनिज्म से जीन को निकालते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं, या फिर आप आर्टिफिशियली कोई नया जेनेटिक सीक्वेंस बनाते हैं और अपने ऑर्गेनिज्म में उसको इंसर्ट करते हैं एंड यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो अभी सबसे पहले आपको क्या होना है, आइसोलेशन चाहिए आपको। तो ये पहला A और B आपका ऑप्शन आ जाएगा, B और C तो चला गया। जब आपने अपना डिजायर्ड DNA जो आपका था वो मिल गया, आइसोलेट कर लिया, उसमें से भी अब आपको पूरा वो लेंथ तो चाहिए नहीं, राइट। आपको वो पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए होगा जो पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड कर रहा होगा, राइट। तो दूसरा स्टेप हमारी क्या आ जाएगी, कटिंग आ जाएगी, ठीक है। कटिंग के बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो होता है लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो जो भी डिजायर्ड सीक्वेंस है उसको हम वेक्टर यानी जो प्लाज्मिड है उसके अंदर ऐड करना होता है। इस प्रोसेस को लाइगेशन कहते हैं, ठीक है। एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर जब वो प्लाज्मिड दूसरी सेल के अंदर डाला जाता है इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसको फिगर के फॉर्म में
देखो यहाँ पे ये फिगर आपको आई होप क्लियर दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सपोज ये आपका सेल है, ठीक है, और यहाँ से आपने वो डिजायर्ड डीएनए निकाल लिया है, जिस डीएनए से आपको वो सीक्वेंस लेना है। बाद में आपने उसको सेलेक्ट किया और उस अपने मनचाहे पीस को आइसोलेट कर दिया, ठीक है, आइसोलेट करके उसकी कटिंग कर ली। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने बैक्टीरिया के सेल से प्लाज्मिड यानी जो वेक्टर आपको चाहिए, आपने वेक्टर ले लिया। वेक्टर या कैरियर क्या करते हैं, आपके डिजायर्ड जीन को पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, राइट। तो आपने क्या किया, डीएनए के सीक्वेंस को वेक्टर यानी प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट करा दिया। इस प्रोसेस को लाइगेशन कहा जाता है। देखो यहाँ पे ये लाइगेट हो गए, जुड़ गए आपस में, और फिर ये आपके सेल के अंदर इंसर्ट करा दिया। तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। याद रखना ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या था, आइसोलेशन, कटिंग, लाइगेशन एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मिड इज ट्रू? क्या होता है प्लाज्मिड? व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मिड हियर गाइस? Plasmid are small circular DNA molecule that replicate independently of chromosomal DNA, right? दूसरा कह रहा है plasmid are found only in eukaryotic cells. Plasmid सिर्फ और सिर्फ eukaryotic cells में ही पाया जाता है। Plasmids can only replicate within the host nucleus. प्लाज्मिड सिर्फ और सिर्फ होस्ट न्यूक्लियस में ही रेप्लिकेट करते हैं। प्लाज्मिड्स आर इनकैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट डू यू फील हियर, व्हाट डू यू थिंक हियर, क्या आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे? यस, देखिए प्लाज्मिड जो होते हैं ना, दे आर द स्मॉल, ठीक है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। बिल्कुल सही सोचा है आपने। यूजुअली जो हमारे बैक्टीरिया के सेल होते हैं ना, ठीक है, इसके सेल के अंदर आपको इनका क्रोमोसोम तो मिलेगा ही, साथ में आपको अलग से एक सर्कुलर डीएनए मिलता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। यही वो सर्कुलर डीएनए है जो एज अ वेक्टर यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन है, बहुत सिंपल है ये। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द अपटेक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, राइट। सेकंड कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल। सो आर्टिफिशियल डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्मेशन है। असर्शन बिल्कुल सही है कि ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जो इन्वॉल्व, जिसमें होता है अपटेक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कट ट्रांसफर कराते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। रीजन कह रहा है ये एक आर्टिफिशियल मेथड है ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल। सो हियर रीजन एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट और इनका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। जैसे इस फिगर में आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपका प्लाज्मिड डीएनए है विच इज अ सर्कुलर डीएनए, ठीक है। ये आपका बैक्टीरियल सेल है विथ क्रोमोसोमल डीएनए। अब इस बैक्टीरिया के सेल में आपको प्लाज्मिड डीएनए को इंसर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। ये प्लाज्मिड डीएनए आप आर्टिफिशियली भी बना सकते हो, बना करके आप बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the main purpose of using a bacterial promoter in recombinant DNA technology? तो बैक्टीरियल प्रोमोटर में बैक्टीरियल प्रोमोटर का क्या रोल होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? To enhance gene expression in plant cells, to ensure the foreign gene is translated into protein, to prevent foreign gene integration into the host genome, to allow the foreign gene to be transcribed in bacterial cell. So here what will be the correct statement guys? Bacterial जो हमारा प्रोमोटर होता है, यूजुअली आपको यहाँ पे बताना है कि प्रोमोटर का क्या काम होता है, ठीक है। देखो प्रोमोटर बेसिकली करते क्या है, इनहेंस टू अलाउ द फॉरेन जीन टू बी ट्रांसक्राइब्ड। ये वाला ऑप्शन मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। बेसिकली प्रोमोटर जो है ना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवाते हैं। आई होप सबका आंसर डी ही आया होगा, राइट। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये आपका डीएनए का सीक्वेंस है, राइट, ये प्रोमोटर है।
अगर ये प्रमोटर नहीं रहेगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्या है इस प्रमोटर में? तो ये जो प्रमोटर है ना, इसी के सीक्वेंस को हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो इसी सीक्वेंस को पहचानता है, और पहचान अगर उसने नहीं पहचाना तो वो यहाँ पे सीक्वेंस पे आएगा ही नहीं। तो उसको पहचानने के लिए प्रमोटर चाहिए होता है। जैसे एड्रेस होता है ना हमारा कि भाई ये लैंडमार्क है, तो उसी तरह ये हमारे लैंडमार्क है, पहचान है डीएनए सीक्वेंस को ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए। फिर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसलेशन में अब इसी आरएनए से आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टू अलाउ द फॉरेन जीन टू बी ट्रांसक्राइब्ड इन बैक्टीरियल सेल। Which of the following method is used to introduce recombinant DNA into animal cell? बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी यहाँ पे जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं सभी टर्म से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो आपको बताना है कि कौन सा वो मेथड है जो हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में डीएनए को, एनिमल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एनिमल के अंदर इंसर्ट करने के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एनिमल सेल के अंदर आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉन्जुगेशन। एनिमल सेल नाम से आपको यही देख के लग रहा होगा कि सभी में तो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, राइट, बट यहाँ पे एनिमल सेल्स की अगर बात की जाए तो माइक्रो इंजेक्शन विल बी द करेक्ट वन। एनिमल सेल के अंदर माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू डीएनए का इंसर्शन कराया जाता है। ठीक है, वही इलेक्ट्रोपोरेशन जो होता है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके बैक्टीरियल या फिर प्लांट सेल के अंदर हम इंसर्ट कराते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इलेक्ट्रिक जब हम सिग्नल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट करेंगे तो उनका जो बैक्टीरियल सेल है वो परमिएबल हो जाएगा बाहर से किसी भी जीन को, किसी भी डीएनए को अपने अंदर लेने के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन यूज किया जाता है बैक्टीरिया के लिए, जहां पे आपका फॉरेन डीएनए जो है बाहर से बैक्टीरिया के सेल के अंदर डाला जाता है। कॉन्जुगेशन में भी आपका बैक्टीरियल सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पे इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, दो बैक्टीरिया आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं और तब जीन का ट्रांसफर करते हैं, इसको कहा जाता है कॉन्जुगेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो यूजिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, क्या मतलब है, क्या पर्पस है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का इस्तेमाल करना। ठीक है, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखो एंटीबायोटिक क्या होता है, सबको पता है एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया सेल को किल करते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल दिया है तो वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के लिए तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसे टेट्रासाइक्लिन, मान लीजिए आपने एक न्यूट्रिएंट मीडिया लिया और उसमें आपने टेट्रासाइक्लिन इंस डाल दिया है, बैक्टीरिया के अंदर भी आपने क्या किया है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डाल दिया है, मतलब ऐसा जीन डाला है जिसका असर बैक्टीरिया पे उस टेट्रासाइक्लिन का नहीं होगा, मतलब एंटी वाला जीन डाल दिया आपने। ठीक है, अब जब उस बैक्टीरिया को आप उस न्यूट्रिएंट मीडिया में डालेंगे तो ऑब्वियसली हमारे बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना, और वो मस्त ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास तो रेजिस्टेंट वाला जीन है, वो नहीं मरेंगे आपके टेट्रासाइक्लिन से। तो आपको पता लग जाएगा, अगर उनका ग्रोथ हो रहा है तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे तो टेट्रा, और आप कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है ना, it is used to identify the cell that have successfully taken up the recombinant DNA. Which of the following technique is used for the mass production of a specific protein in recombinant DNA technology? मास प्रोडक्शन, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, यहाँ पे गलती हो सकती है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कौन सी वो टेक्निक यूज की जाएगी जहां पे we are going to get a mass production of specific protein in recombinant DNA technology। अब देखो जैसे प्रोडक्शन का नाम आएगा और ऊपर ही सबसे पहला ऑप्शन ही पीसीआर दे दिया है, जिसका मतलब क्या है, एम्प्लीफिकेशन कराना। तो यहाँ पे डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कराया जाता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं करा रहा है पीसीआर। बाद में वो डीएनए भले ही आरएनए और फिर प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, बट PCR is specific for amplification of DNA।
ठीक है। जीन क्लोनिंग जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। जीन क्लोनिंग में क्या हो रहा है कि सपोज आपने क्या किया, इस वाले बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे इस वाले सेल से भी आपने क्रोमोसोम आइसोलेट कर लिया है। बाद में इस प्लाज्मिड के अंदर आपने क्या किया, एंजाइम डाल दिया और वो पर्टिकुलर सीक्वेंस डाल दिया। अब इस प्लाज्मिड को आपने बैक्टीरिया सेल के अंदर डाला, ये वाला जो बैक्टीरिया सेल है अब रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली और अपना नंबर बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा। तो अब आपको क्या मिल रहा है, मास प्रोडक्शन, यहाँ पे जीन की क्लोनिंग हो रही है, एक जैसा जीन बनता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। डिफरेंस याद रखना, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस और साउदर्न ब्लॉटिंग गाइस अलग केस है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली हम आरएनए डीएनए प्रोटीन को उनके साइज के आधार पर सेपरेट करते हैं, और साउदर्न ब्लॉटिंग जो होता है अगेन हमारे डीएनए के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, प्रोटीन के लिए नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म? तो अगेन आपको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन पूछा है। सी जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चंस अगर आपने कवर कर लिया है तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस करेक्ट करके आएंगे। बताइए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? ये वही ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला गया। जैसे सपोज करिए मेरे अंदर आपने कोई बाहर से ऐसा डीएनए डाल दिया, राइट, ऐसा जीन डाल दिया जिसकी वजह से मेरे जो हेयर का कलर है ना वो ऑटोमेटिकली बिना बाहर का कलर लगाए हुए ऑटोमेटिकली रेड कलर का ग्रो करने लग गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, हेयर कलर का जो जीन था वो आपने इंसर्ट कर दिया, तो अब मैं क्या बन गई, अब मैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बन गई, ठीक है। सो उसी तरह ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के क्या क्या एग्जांपल है? अ गोट प्रोड्यूसिंग स्पाइडर मिल्क प्रोटीन इन इट्स मिल्क। एक गोट है जो अपने मिल्क में स्पाइडर प्रोटीन मिल्क दे रही है। ईस्ट सेल प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ये तीनों ही आपके ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं। यू कैन से ऑल ऑफ द above. Next, the use of agrobacterium tumefaciens in plant genetic engineering is well established, right? क्या कह रहे हैं कि जो तो यूज है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का जो यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो बहुत अच्छे से इनका यूज किया गया है। इट कैरीज अ प्लाज्मिड जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर फॉरेन जीन इनटू प्लांट सेल। सो देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस की ना अपनी ही कहानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। जैसे आप कहते हैं ना कि कुछ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपके पैथोजेनिक होते हैं, तो एक्चुअली में ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके पास होती है टीआई प्लाज्मिड। और ये जो टीआई प्लाज्मिड है ना, इसी टीआई प्लाज्मिड के थ्रू हम अपना डिजायर्ड, इसी टीआई प्लाज्मिड में हम अपना डिजायर्ड जीन डालते हैं जैसा भी हमें प्लांट को चाहिए। जैसे अगर सपोज हमें चाहिए कि मैंगो की ट्री में मैंगो का साइज बहुत बड़ा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, साइज बढ़ाने वाला जीन उस टीआई प्लाज्मिड के अंदर डाल देंगे, ठीक है, डीएनए सीक्वेंस डाल देंगे, और उस टीआई प्लाज्मिड को हम प्लांट के सेल के अंदर भेज देंगे, और फिर क्या होगा, वहां रेप्लिकेशन होगा, फिर से आपका सेल जो है रेप्लिकेट करेगा, सेल आपका डीएनए बनाएगा, नए नए सेल्स बनेंगे, और अल्टीमेटली अब जो मैंगो आएगा वो बड़े बड़े साइज का हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस फिगर के थ्रू देखिए, ये आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहां से आपने उनका प्लाज्मिड निकाल लिया, कौन सा प्लाज्मिड निकाल लिया, टीआई प्लाज्मिड। इसी टीआई प्लाज्मिड के पास ना एक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग टी डीएनए कहते हैं। यही डीएनए सीक्वेंस कट होता है यहाँ से, राइट। और आपने क्या किया, अपना डिजायर्ड ट्रेट यहाँ पे डाल दिया, और फिर इसको आपने प्लांट के अंदर इंसर्ट करा दिया, एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे तो आप बहुत अच्छे से एलिमिनेट करके कर सकते हैं क्वेश्चंस को। प्लाज्मिड, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, एगरोस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। देखिए प्लाज्मिड क्या कह रहा है, प्लाज्मिड अभी अभी आपने देखा है, तुरंत सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। अब इसका सर्कुलर डीएनए,
used for inserting foreign gene. restriction endonuclease molecular seizure है, तो कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे? ए, एंजाइम दैट कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस. डीएनए लाइगेज एडिशन का काम कराते हैं, जोड़ने का काम कराते हैं, तो जॉइंस डीएनए फ्रेगमेंट together, right? And agarose gel electrophoresis used to separate DNA fragments according to the size. So options क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 का C, 2 का A, 3 का D and 4 का B. ऐसा नहीं लगता यूजुअली मेरे सारे क्वेश्चन में ए ही ऑप्शन करेक्ट आता है, बट डोंट वरी, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ठीक है? चलिए, Which of the following organism is commonly used for the production of human insulin? आपको यहाँ पे बताना है कि human insulin के लिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन वो ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन कराते हैं. इकोलाई, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, बैसिलस सबटिलिस, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा. देखो, अगर इंसुलिन की हम बात करें, ठीक है, तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है. कहां से निकलता है यह हार्मोन? सभी को याद है, यह हार्मोन निकलता है आपके बॉडी के पेनक्रियाज से, राइट? क्या काम है इस इंसुलिन हार्मोन का? ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है. इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ, सॉरी, डिक्रीज करता है, ठीक है? इट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. आई एम सॉरी अगर मैंने इंक्रीज बोल दिया होगा तो, ठीक है? डिक्रीज करता है ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज का लेवल. कैसे कम करता है? जैसे सपोज करो ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज आ गया, राइट? अब पेनक्रियाज क्या करेगा? इंसुलिन निकालेगा. इंसुलिन पेनक्रियाज के थ्रू आपके ब्लड के अंदर जाएंगे. ब्लड में वो जहां जहां ग्लूकोज देखेंगे उसको उठाएंगे और पकड़ के उसको सेल के अंदर वापस भेज देंगे. तो इस तरीके से पेनक्रियाज क्या, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो इंसुलिन है ना, ये दो तरीके के, दो चेन से मिलके बना होता है, चेन ए, चेन बी. यूजुअली ये जो इंसुलिन है ये प्रो इंसुलिन के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है? इसका जो जीन होता है ना, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है. जैसे मान लो यहाँ मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ. सपोज करिए कि ये एक पूरी चेन है, ठीक है? यहां से यहां तक मैंने ब्लू कलर कर दिया है और यहां से यहां तक मैं ग्रीन कलर कर देती हूँ. ओके, so this is chain A and this is chain B and this is chain C. तो ये वाला जो इंसुलिन है ना, ये अभी मैच्योर नहीं है, अभी ये अपना पूरा काम नहीं कर पाता है. क्यों? क्योंकि हमारी जो इंसुलिन है वो दो चेन से मिलके बनी है, चेन A एंड चेन B से. फिर क्या होगा? यहाँ पे कटिंग होगी और चेन A और चेन B, ठीक है, ये चेन ए और चेन बी डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं. ए और बी डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं. अब ये आपका कहलाता है मैच्योर इंसुलिन. तो जो हमारे मैच्योर इंसुलिन होते हैं ना, उसमें चेन सी नहीं पाया जाता है. कभी भी याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि चेन सी आपके मैच्योर इंसुलिन में होते हैं, तो नहीं होते, राइट? ये वाला आपका मैच्योर इंसुलिन है जिसके पास सिर्फ दो चेन है. अब सपोज करिए कि हमारे बॉडी में इंसुलिन, पेनक्रियाज से इंसुलिन नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा? ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता जाएगा, है ना? और हम डायबिटिक हो जाएंगे. तो उस केस में अगर सपोज करो कि आरडीटी के टेक्निक से अगर हमने इस इंसुलिन के जीन को, ठीक है, जैसे सपोज किसी बैक्टीरिया में हमने इस इंसुलिन के जीन को डाला, फिर उस बैक्टीरिया को हमने खूब ग्रो कराया, मास प्रोडक्शन कराया और वहां से हमने इंसुलिन को निकाल लिया, राइट? अब लैब में तो हम सारा नहीं बना सकते हैं, राइट? तो वहां से हमने मास में इंसुलिन को निकाल लिया और फिर उसके बाद जिसको भी डायबिटीज हो रहा है, इंसुलिन के इंजेक्शन दे रहे हैं. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जिसको सबसे पहले कॉमनली यूज किया गया था प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन इंसुलिन का? दैट इज द करेक्ट वन, इज ई कोलाई, right? What is the main function of selectable marker gene in recombinant DNA experiment? अब देखिए ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेलेक्टेबल मार्कर जीन, ये मार्कर जीन कौन से जीन होते हैं? ये वही जीन है जैसे आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था, जो कि फिर जब एंटीबायोटिक में डाला तो वो जिंदा रह गया, वो मरा ही नहीं, राइट? तो उसी तरह सेलेक्टेबल मार्कर जीन जो होते हैं ना, ये सेलेक्ट किए जाते हैं, ये आपको बताते हैं कि पर्टिकुलर जीन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पड़ा है कि नहीं पड़ा है, राइट? सो इट अलाउज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए.
मैच द फॉलोइंग में अगर हम देखें फिर से, क्लोनिंग वेक्टर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ट्रांसफॉर्मेशन है और जीन गन है। तो यहां पे देखो क्लोनिंग वेक्टर की अगर हम बात करें, क्या लग रहा है क्लोनिंग वेक्टर क्या करेगा? एंजाइम्स दैट सिंथेसाइज cDNA, deliver foreign DNA into the plant cell, transfer recombinant DNA into a host cell, carries foreign DNA into a host cell। तो देखिए यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा आपका, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। क्लोनिंग वेक्टर carries foreign DNA into a host cell, right? देन आता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? ये वो एंजाइम है जो वापस से आरएनए से डीएनए बनाता है। ठीक है, आपने क्या देखा है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, लेकिन अगर आरएनए से वापस डीएनए बनाना है तो हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस शुड बी 1। देन ट्रांसफॉर्मेशन, नाम से ही समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल में। जीन गन डिलीवर, जीन गन क्या करता है? डिलीवर करता है फॉरेन जीन को प्लांट सेल के अंदर। तो आपको ये सारे जो डिलीवरी के मेथड है ना, जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, ये सब याद करना है। यूजुअली आपको क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखो ये सारे क्वेश्चन मैं इसीलिए आपको इतने सिंपल लैंग्वेज में दे लेकर आ रही हूँ, सो दैट कि एक बार जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे, यू गाइज आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। Next, a gene of interest is inserted into the vector in recombinant DNA technology. Right? Assertion कह रहा है कि gene of interest is inserted into the vector in recombinant DNA technology. Reason, the vector serve as a vehicle to transfer the foreign gene into the host organism. Right? Again, RDT वो टेक्निक है जहां पे हमारे इंटरेस्ट का जीन हम वेक्टर के अंदर डालते हैं और उस वेक्टर के थ्रू हम उस पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म में उस जीन को डाल देते हैं। वेक्टर सर्व एज अ व्हीकल, बिल्कुल सही है। जो वेक्टर है वो एक गाड़ी का काम कर रहा है, व्हीकल का काम कर रहा है, जो हमारे डिजायर्ड जीन को पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जा रहा है। राइट? सो दोनों करेक्ट है। Which of the following factor primarily determine the specificity of the amplification reaction? Yes, एम्प्लीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? देखो एम्प्लीफिकेशन का तो मतलब आपको पता है कि नंबर बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे पीसीआर में क्या हो रहा था? डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है, खूब सारे डीएनए के नंबर बढ़ के आ रहे थे। राइट? तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन में क्या हो रहा है? प्राइमर कॉन्सेंट्रेशन, डीएनए टेम्पलेट कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, एनिलिंग टेम्परेचर, एक्सटेंशन टाइम। कौन सा वो फैक्टर है जो इस एम्प्लीफिकेशन को अफेक्ट करेगा? दैट इज योर एनिलिंग टेम्परेचर। ठीक है, एनिलिंग टेम्परेचर में होता क्या है कि ये जो एनिलिंग का प्रोसेस है ना, इसमें हमारा प्राइमर जो है वो डीएनए से आकर के अटैच होता है। ठीक है, हमारे डीएनए सीक्वेंस से आकर अटैच होता है। तो अब अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो प्राइमर बाइंड नहीं कर पाएगा, अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो भी हमारा प्राइमर बाइंड नहीं कर पाएगा। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही हमारा जो एनिलिंग टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर पर हमारा जो प्राइमर है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड करता है। राइट? इन अ कंटिन्यूअस फ्लो बायोरिएक्टर, what is the primary purpose of maintaining a constant flow rate of the culture मीडियम? अब देखिए यहां पे पूछ रहे हैं कि जो सपोज आपके पास एक बायोरिएक्टर है, कंटिन्यूअस फ्लो बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या होता है? बायोरिएक्टर आप कह सकते हैं एक वेसल होता है, ऐसा वेसल होता है ना जिसमें आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ठीक है, खूब सारे मास में आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, खूब सारा वैक्सीन बना सकते हैं, खूब सारे एंजाइम्स बना सकते हैं। तो दैट इज नोन एज बायोरिएक्टर, जो अलग अलग टाइप के होते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी कंटिन्यूअस फ्लो बायोरिएक्टर होता है उसका क्या फंक्शन होता है प्राइमरी? So basically it ensure proper nutrient supply and removal of waste product.
होता क्या है कि जैसे सपोज बायो रिएक्टर में आपने क्या किया, सारे टेम्परेचर, कंडीशन, पीएच, न्यूट्रिएंट, एवरीथिंग आपने दे दिया, पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म में आपने उसमें डाल दिया। ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, सपोज उस बैक्टीरिया ने उस न्यूट्रिएंट को खाया, ठीक है, जब खाएंगे तभी प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन क्या, अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा, तो हमारे बैक्टीरियल सेल की भी डेथ हो जाएगी, उसमें वेस्ट जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस बायोरिएक्टर होते हैं ना, वो लगातार न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं और लगातार जो हमारे वेस्ट होता है उसको भी बाहर निकालते जाते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ कंटिन्यूस फ्लो बायोरिएक्टर. Which of the following is the first step in downstreaming processing for the purification of protein? So क्या होगा पहला स्टेप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन के लिए? सो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, क्रोमेटोग्राफी. देखो क्रोमेटोग्राफी जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर, जैसे सपोज हमारे पास मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स है, तो हम उनको सेपरेट कर पाते कि इतने पिगमेंट्स हैं, डाइज के कलर हैं, हम उनको सेपरेट करते हैं, कलर वाले जो पिगमेंट्स होते हैं. फिल्ट्रेशन में तो हम फिल्टर कर रहे हैं. प्रेसिपिटेशन अगेन हम सॉलिड, इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ सॉलिड में बना ले रहे हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन वो मेथड है जिसमें हम हाई आरपीएम पे अपने सॉल्यूशन को रोटेट करते हैं. अब उसमें जो भी सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो नीचे को सेटल हो जाता है और सुपरनेटेंट आपको मिल जाता है. तो इस तरीके से आप सेपरेट कर लेते हैं अपने सेल और सुपरनेटेंट को. सो प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन के लिए डाउन स्ट्रीम में जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन. PCR में why is it essential to have a higher concentration of primer than the DNA template? PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पीसीआर का फुल फॉर्म सभी याद कर लेना, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ठीक है, तो ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसके अंदर हम प्राइमर क्या होता है, आरएनए सीक्वेंस है. ठीक है, तो प्राइमर का इस्तेमाल ज्यादा क्वांटिटी में प्राइमर डालते हैं एज कंपेयर टू डीएनए टेम्पलेट. रीजन इसका इसलिए है कि टू एंश्योर द सफिशिएंट बाइंडिंग ऑफ प्राइमर टू द टेम्पलेट, कि भाई हमारा जो प्राइमर अगर ज्यादा होगा तो डीएनए टेम्पलेट पे एटलीस्ट सभी प्राइमर बाइंड हो जाए और एम्प्लीफिकेशन हो पाए. अगर प्राइमर ही कम हुआ तो डीएनए सीक्वेंस वेस्ट हो जाएगा. तो वेस्ट ना हो इसलिए हम प्राइमर बहुत ज्यादा डाल देते हैं कि जहां कहीं भी उसको सीक्वेंस मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, वो वहां पे जाके बाइंड कर जाएगा. ठीक है, देखो ये पीसीआर का आपका प्रोसेस होता है. दिस इज योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये डीएनए का वो रीजन है जिसको आपको क्या करना है, जिसकी आपकी खूब सारी आपको कॉपी बनानी है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की. तो आपने क्या किया, पहले उसको डीनेचर करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करके आपने दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर लिया. ठीक है, जब आपने दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर लिया तो आपने प्राइमर डाला, इसमें एनिलिंग हो रहा है. देखो प्राइमर आपका डीएनए सीक्वेंस से जाकर के अटैच हो रहा है, प्राइमर आपके अटैच हो रहे हैं. फिर आपने इसमें एक एंजाइम डाला, टैक पॉलीमरेज. नाम याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है. टैक पॉलीमरेज जो है वो एंजाइम है, आपके प्राइमर से बाइंड करेगा और फिर क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस कराएगा, चेन बढ़ाएगा, और अब देखो आपका ये पर्टिकुलर सीक्वेंस दो में डिवाइड हो गया. इसी तरह करके ये साइकिल चलती जाती है और आपको नंबर ऑफ डीएनए मिलता जाता है. Next, what is the primary purpose of using chromatography in protein purification? अब देखिए प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन में क्रोमेटोग्राफी का क्या फंक्शन है. ठीक है, टू रिमूव लार्ज पर्टिकुलेट, टू सेपरेट प्रोटीन बेस्ड ऑन साइज, to separate protein based on their chemical properties, to concentrate the protein solution. तो देखो यहाँ पे to separate the protein based on their chemical properties. यूजुअली हमारा प्रोटीन बना किससे होता है, अमाइनो एसिड से. ठीक है, तो अब क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, सैंपल के अंदर हम प्रोटीन, जो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है हम उसमें डाल देते हैं. फिर वहां पे क्रोमेटोग्राफी पेपर होती है और अमाइनो एसिड्स जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो धीरे धीरे अपने साइज के अकॉर्डिंग वहां पे रन करते हैं, जिससे कि हमें अलग अलग कलर के पिगमेंट्स दिखते हैं पेपर पे और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट काउंट करके क्योंकि ये वाला प्रोटीन है. ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी किया जाता है जिसमें हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं. राइट, so okay, so that's all about your today's session, जहां पे आपने सॉल्व किया है बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस.
इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। इस टॉपिक में जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, एंजाइम्स के नाम हैं, प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, वो आपको रिवाइज करके जाना है। सो फर्दर विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। आपको कोई भी डाउट होता है, यू गाइज कैन लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख के भेज सकते हैं, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। विद दिस थैंक यू, बहुत जल्दी मिलूंगी आपको मैं नेक्स्ट सेशन के साथ। बाय बाय।